याद कीजिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन। जब एक इंडियन सिटीजन होता है और साथ में क्या होता है, मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, तो उस केस में वो फॉल करेगा सर एक्सेप्शन में। तो उसके रेजिडेंट होने के लिए कौन सी कंडीशन लग जाएगी सर? कंडीशन लग जाएगी आई वाली। आई वाली क्या बोलती थी कंडीशन? कि सर उस इंडिविजुअल को प्रीवियस ईयर में 182 डेज कम से कम रहना होगा। ठीक है बेटा। अब देखते हैं एग्जाम्पल में क्या डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई हैं। मिस्टर आनंद के बारे में है। मिस्टर आनंद कब ज्वाइन किया? उन्होंने ज्वाइन किया 6 जून 2019 को। और साइन ऑफ कब किया? साइन ऑफ की डेट है सर 9 दिसंबर 2019। तो ये वाला जो पीरियड था, ये वाले पीरियड में मिस्टर आनंद गए हुए थे एक एलिजिबल वोयाज पर। तो ये जो पीरियड है मिस्टर आनंद का, ये पीरियड क्या कर दिया जाएगा? एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, क्योंकि वो इतने टाइम इंडिया में नहीं थे। तो अब हमें कैलकुलेट करना है कि वो कितने टाइम इंडिया में रहे। प्रीवियस ईयर कौन सा है बच्चे? ये प्रीवियस ईयर है सर 2019-20। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो प्रीवियस ईयर है 2019-20। हाँ, तो 2019-20 यानी 1 अप्रैल 2019 से शुरू होगा और कब खत्म होगा? 31 मार्च 2020। यहाँ पे खत्म हो रहा है हमारा प्रीवियस ईयर। आइए देख लेते हैं आप इस प्रीवियस ईयर में कितने दिन मिस्टर आनंद इंडिया में रहे। 1 अप्रैल से लेके 5 जून तक वो इंडिया में रहे। दूसरा 10 दिसंबर से लेके 31 मार्च 20 तक वो रहे। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है। तो ये वाला जो पीरियड है ये हमें काउंट करना है। अगर ये 182 डेज या उससे ज्यादा हो जाता है तो मिस्टर आनंद क्या हो जाएंगे? रेजिडेंट। और अगर ये 182 डेज से कम रहता है तो मिस्टर आनंद क्या कहलाएंगे? नॉन रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। आइए काउंट कर लेते हैं कितने डेज बने। अप्रैल में कितने डेज होते हैं बच्चे? सर अप्रैल में होते हैं 30 डेज। अप्रैल के बाद आता है मई में कितने डेज? मई में सर होते तो 31 है। वेरी गुड। और जून में सर 30। ना जून में होते 30 डेज है, बट यहां देखो कितने दिन रहे मिस्टर आनंद यहाँ पर? सर यहाँ पे रहे केवल और केवल 5 दिन। ठीक है। तो अब जुलाई चेक करेंगे। नहीं सर जुलाई नहीं करेंगे, क्योंकि जो मिस्टर आनंद है वो वापस आए थे 10 दिसंबर को। 9 दिसंबर को उन्होंने साइन ऑफ किया था, बट हम कहां से कैलकुलेशन करेंगे? 10 दिसंबर से। तो सर दिसंबर में हम कैलकुलेट करेंगे अब जाके डायरेक्ट। ओके, बड़े स्मार्ट हो गए बच्चे आप। तो दिसंबर में कितने डेज हो जाएंगे? सर दिसंबर होता है 31 डेज का, उसमें से हम लेस कर देंगे 9 डेज, तो बच्चे सर हमारे 22 डेज। वेरी गुड। दिसंबर के बाद आता है जनवरी में कितने सर? जनवरी में 31। उसके बाद आता है फरवरी में तो पता ही है सबको कि 28 डेज होते हैं। अरे ना बच्चे देखो कौन सा ईयर है? 2020। ये क्या है? लीप ईयर। और जब भी लीप ईयर आता है तो फरवरी कितने की हो जाती है? 29 डेज की। तो यहाँ पर कितने डेज होंगे? 29। और बेटा अब आएगा मार्च में कितने डेज होते हैं? मार्च में होते हैं सर 31। तो टोटल मुझे बताओ काउंट करके कितने डेज बने। तो बेटा अप्रैल से लेके जून तक कितने डेज बने? सर ये बने 66 डेज। दिसंबर से लेके फरवरी तक कितने बने? सर ये बने 82 डेज। और बेटा मार्च में कितने? 31 डेज। तो टोटल कितने डेज बने? सर ये बन गए 179 डेज। तो सर मिस्टर आनंद जो है वो प्रीवियस ईयर 1920 में केवल 179 डेज ही रहे इंडिया में। तो मिस्टर आनंद क्या हो जाएंगे? नॉन रेजिडेंट। वेरी गुड बेटा। ये था एक मेथड जो हमने किया, फर्स्ट मेथड। और दूसरा तरीका यह है कि जो टोटल डेज होते हैं, टोटल डेज हम कितने मान के चलते हैं? 365 मानते हैं नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में कितने हम मानते हैं? 366। तो टोटल नंबर ऑफ डेज में से हम लेस कर देंगे वो वाला पीरियड जितने पीरियड वो इंडिया से बाहर रहे। तो हमारा कौन सा पीरियड निकल के आ जाएगा? जो पीरियड इंडिया में रहे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, 6 जून से लेके और 9 दिसंबर 2019 का एक बार पीरियड निकालो, कितने दिन होते हैं? फटाफट से कैलकुलेट करो। तो बच्चे जून में कितने हो गए? सर जून में हो गए 25 डेज। जुलाई में कितने हुए? सर जुलाई में हो गए 31। अगस्त में कितने हो गए बच्चे? अगस्त में फिर से 31 हो गए। सितंबर में कितने हो गए? सर सितंबर में फिर से हो गए 30।
अक्टूबर में कितने हो गए? अक्टूबर में 31। नवंबर में कितने हुए बच्चे? सर नवंबर में हो गए 30। और दिसंबर में कितने हुए बेटा? सर दिसंबर में हो गए 9 डेज। तो टोटल करो इनका टोटल। इनका जब हम टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा बेटा 187। यानी ये वो डेज हैं जो डेज वो मिस्टर आनंद इंडिया से बाहर रहे। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं सर? टोटल नंबर ऑफ डेज है 365। नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि ये लीप ईयर है। तो डेज कितने हैं? 366। 366 में से लेस करो 187, तो कितना आएगा सर? ये निकल के आ रहा है 179 डेज। तो बच्चे किसी भी तरीके से कर लो, या तो पहले ये डेज कैलकुलेट कर लो कितने दिन वो इंडिया में रहे, या दूसरा मेथड क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर माइनस वो डेज जो वो इंडिया से बाहर रहे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? वो नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे जो मिस्टर आनंद इंडिया में रहे। ठीक है बेटा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। जी, अगला जो हमारा प्रोविजन है वो है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। मैंने बताया था आपको रेजिडेंट को फर्दर दो कैटेगरी में डिफाइन किया, ROR जिसे हम बोलते हैं रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और नेक्स्ट इज RNOR रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। दो फर्दर कंडीशन और चेक कर देनी है, सिर्फ दो कंडीशन और चेक कर देनी है शेरों, और तुम्हें कुछ नहीं करना। आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं कौन सी दो कंडीशन है। इस बात को याद रखना कि जब वो रेजिडेंट बनेगा तभी हम ये दो कंडीशन चेक करेंगे। अगर पर्सन रेजिडेंट ही नहीं है तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि वो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट या RNOR है उसे चेक करने की। क्लियर है बच्चे? अगर रेजिडेंट बनता है एसएससी तभी हम ये कंडीशन चेक करेंगे। कौन सी कंडीशन चेक करेंगे? फर्स्ट कंडीशन इज रेजिडेंट एटलीस्ट इन एनी 2, कम से कम 2 प्रीवियस ईयर में वो रेजिडेंट होना चाहिए आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर विच आर preceding to the relevant previous year। एंड इस बात को ध्यान देना बच्चे, एंड लिखा है एंड, यानी ये कंडीशन भी फुलफिल होनी है, ये कंडीशन भी होनी है। दूसरी कंडीशन, हिज टोटल स्टे इन इंडिया इन द लास्ट 7 preceding द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर इज 730 days और मोर। यानी पिछले 7 सालों में, पिछले 7 साल कौन से? वो साल, वो पिछले 7 साल जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर से प्रिसीडिंग करते हैं, उस एसएससी को इंडिया में कितने दिन रहना चाहिए? कम से कम 730 डेज। और ये 730 डेज भी एग्रीगेट में है, जैसे हमने 365 डेज कैलकुलेट किए थे वैसे ही ये एग्रीगेट में है। हाँ बेटा, तो एक चीज और मैं आपको समझा दूं, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तभी हम क्या कहलाएंगे? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इन केस सर एक ही कंडीशन फुलफिल होती है दूसरी नहीं होती तो आप बन जाएंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ आ गया बच्चे? ठीक है, यानी सबसे पहले हमें एसएससी को चेक करना है कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट बन जाता है तो फर्दर हम चेक करेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होगा? जब सेक्शन 6(1) की कोई एक कंडीशन फुलफिल कर देंगे। अगर वो एक्सेप्शन में फॉल करता है तो एक्सेप्शन के लिए हमने 6(1) वाली एक कंडीशन, जो ऊपर वाली कंडीशन थी आई वाली, सिर्फ वो चेक करनी है। उसके केस में एसएससी पे सिर्फ एक कंडीशन चेक होगी, अगर उसमें फुलफिल कर जाता है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। ठीक है, सिंपल। अगर रेजिडेंट बन गया उसके बाद आगे दो कंडीशन चेक करेंगे, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। क्या वो पिछले 10 सालों में से किसी 2 प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट था, और क्या वो पिछले 7 सालों में इंडिया में 730 दिन रहा कि नहीं रहा? ये दोनों कंडीशन और चेक कर लो। आ जाओ बच्चे फटाफट से एग्जांपल से समझ लेते हैं। बुक में इलस्ट्रेशन दी है, बुक में बताया गया है ब्रेटली है। ब्रेटली एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, ठीक है सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं, विजिट्स इंडिया फॉर 100 डेज इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर में ब्रेटली जो है इंडिया में आते हैं और कितने दिन रह के चले जाते हैं? 100 दिनों के लिए। This has been his practice for the past 10 financial year। पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर से लगातार वो यही काम करते रहे हैं। Find out his residential status for the assessment year 2021। यानी उनका अब असेसमेंट ईयर 2021 के लिए आप रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर दीजिए। हाँ जी बच्चे फटाफट से याद करो 6(1) की कंडीशन क्या बोलती थी? 6(1) की कंडीशन बोलती थी कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा अगर वो क्या करे? 182 डेज और मोर इंडिया में रहे। पहली कंडीशन ये बोलती थी 182 डेज और मोर, यही बोलती थी इंडिया में रहे। आओ जरा ब्रेटली का चेक कर लेते हैं कि वो कितने दिन इंडिया में रहे। क्वेश्चन ने क्या बोला कि ब्रेटली जो है वो हर
साल इंडिया में 100 दिन रहते हैं। हर साल कितने दिन रहते हैं इंडिया में? 100 डेज। तो क्या वो इसमें फॉल कर रहे हैं? नो सर, इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहे हैं। तो यानी अगर फर्स्ट आई में वो फॉल नहीं कर रहे हैं, हम इसे आई बोलते हैं, होता वैसे रोमन का फर्स्ट है बट आई बोलते हैं ताकि एग्जाम में हम आई लिख के आए, लिखते समय ठीक लिखें। 182 डेज और मोर वो सर नहीं फुलफिल कर रहे हैं क्योंकि वो रहे सिर्फ और सिर्फ 100 डेज है। अब दूसरी कंडीशन डबल आई ने क्या बोला था कि पिछले 4 सालों में कितने दिन रहे वो? कम से कम 365 डेज, प्लस जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हैं उसमें कितने दिन रहे? कम से कम 60 डेज तक वो रहे उस प्रीवियस ईयर में। ठीक है, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि वो पिछले 10 सालों से इंडिया में 100 दिन रह के जाते हैं, यानी कि पिछले 10 सालों में, यानी 4 सालों में कितने दिन रहे होंगे? 400 दिन। ये कंडीशन फुलफिल हो गई? यस, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? 60 डेज उस प्रीवियस ईयर में रहे या नहीं रहे? 100 दिन रह के गए हैं। वेरी नाइस, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। यस, यानी जो सेकंड की थी उसकी ए और बी दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। जो ब्रेटली जो है वो है रेजिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 1920। प्रीवियस ईयर 1920 के लिए हमारे ब्रेटली जो है वो रेजिडेंट हैं, बन गए हैं। बट याद करो बेटा, जब भी रेजिडेंट बन जाता है एसएससी तो उसके बाद हमें 2 चीजें और चेक करनी पड़ती है। कौन सी 2 चीजें? रेजिडेंट एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या सिर्फ रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो उसके लिए हम फर्दर चेक करेंगे 2 कंडीशन। और जो पहली कंडीशन थी वो क्या बोलती थी कि पिछले 10 सालों में से किन्हीं 2 साल में एसएससी क्या रहा हो? रेजिडेंट रहा हो। और दूसरी क्या बोलती थी? पिछले 7 सालों में वो इंडिया में कम से कम कितने दिन रहे हो? 730 डेज। हाँ जी बच्चे, कैसे करोगे चेक? देखो, उनके लिए जो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है वो 2019-20। आओ मैं तुम्हें फटाफट करा देता हूं। 1920 में वो रेजिडेंट हो चुके हैं और 1920 में वो कितने दिन रह के गए हैं? 100 डेज। ठीक है, यही उनकी प्रैक्टिस रही है पिछले 10 सालों की। ये हो गया हमारा फर्स्ट, जिसके लिए हम देख रहे हैं। अब इससे पिछले 10 साल देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, यहाँ पे लिखो 9 और यहाँ पे 10। ये हो गए हमारे। ये होगा हमारा कौन सा प्रीवियस ईयर होगा? 18-19। ये कौन सा प्रीवियस ईयर होगा हमारा? 17-18। ये कौन सा प्रीवियस ईयर होगा बच्चे? जल्दी से बताओ फटाफट से। 16-17। ये कौन सा प्रीवियस ईयर होगा? ये होगा सर 15-16। और ये कौन सा प्रीवियस ईयर होगा सर? 14-15। ये कौन सा प्रीवियस ईयर होगा सर? 13-14। ये होगा सर 12-13। ये कौन सा होगा सर? ये होगा सर हमारा 11-12। ये कौन सा होगा सर? ये होगा हमारा 10-11। और ये प्रीवियस ईयर कौन सा होगा सर? 2009-10। इन सभी प्रीवियस ईयर में वो 100 डेज रहे हैं। ठीक है, सब रहे हैं। अब कंडीशन क्या बोलती है कि पिछले 10 सालों में किसी 2 साल में वो क्या हो? रेजिडेंट हो। अब चेक करो किसी 2 साल के लिए रेजिडेंट होने के लिए 2 कंडीशन। पहली क्या बोलती है? 182 डेज और मोर इन दैट प्रीवियस ईयर वो रहना चाहिए। ही मस्ट बी स्टे इन इंडिया एटलीस्ट फॉर 182 डेज। तो पहली कंडीशन में वो फॉल नहीं करते क्योंकि 182 डेज तो किसी में भी नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम देख रहे हैं वो रेजिडेंट है या नहीं है, उस प्रीवियस ईयर में वो कम से कम रहे 60 दिन, प्लस उससे पिछले 4 सालों में वो कम से कम रहे 365 डेज। तो बेटा मुझे बताओ प्रीवियस ईयर 18-19 के लिए ये वाली कंडीशन लगा के चेक करो कि उसमें वो रेजिडेंट होंगे या नहीं होंगे। चेक करें सर देखते हैं ये कंडीशन क्या बोलती है। पहली कंडीशन सर बोलती है कि वो पिछले 4 सालों में रहने चाहिए 365 डेज और मोर। तो पिछले 4 साल कौन से होंगे 18-19 के लिए? ये हो गए 17-18 सर, 16-17, 15-16 और 14-15। ये 4 साल होंगे सर। इसमें 100 सर ये कंडीशन तो हो गई, इसमें 400 दिन रह रहे हैं। प्लस बी कंडीशन भी फुलफिल करनी है सर। बी कंडीशन बोलती है कि 60 डेज रहने चाहिए उस प्रीवियस ईयर में जिसमें हम देख रहे हैं वो रेजिडेंट है कि नहीं। सर हम देख रहे हैं 18-19 के लिए वो रेजिडेंट है कि नहीं सर, इसमें 100 डेज है। तो सर ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, यानी सर एक प्रीवियस ईयर 18-19 में वो रेजिडेंट हो गए। और सेम अप्रोच हम लगाएंगे 17-18 के लिए।
तो उसमें भी वो रेजिडेंट बन जाएंगे। समझ आ गया बच्चे कैसे बनेंगे? 17-18 में 100 दिन, और उससे जो पिछले 4 साल होंगे 16-17, 15-16, 14-15, 13-14, इसमें हो जाएंगे 400 दिन, 365 से ज्यादा है। यानी फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई सर। नेक्स्ट कंडीशन चेक कर लेते हैं सर। नेक्स्ट कंडीशन बोलती थी कि पिछले 7 सालों में एटलीस्ट 730 डेज जो है उन्हें रहना चाहिए। तो सर पिछले 7 सालों को देखो, 1920 के पिछले 7 साल देखो, ये 7 साल सर आएंगे 12-13 तक, और इसका टोटल होगा, ये होगा सर 700। नहीं सर दूसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही। दूसरी कंडीशन बोलती थी कि आपको 730 डेज होना चाहिए कम से कम, बट इस केस में सिर्फ 700 डेज है, तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही। तो यानी ब्रेट ली क्या बन जाएंगे? वो बनेंगे रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी वो आमतौर पर रेजिडेंट नहीं है। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये बन जाएंगे ब्रेट ली फॉर द प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए। ठीक है बच्चे, समझ आ गया? इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने कर दिया। इलस्ट्रेशन 3 आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे हमारा वो है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ रेजिडेंट तब कहलाएगा जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, यानी कंट्रोल और मैनेजमेंट जो है एचयूएफ का वो कहां पर होना चाहिए? होली या पार्टली इंडिया में होना चाहिए। और नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगा? जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इस अफेयर इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। बेटा इसमें जो समझने वाली टर्म है वो है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है बेटा? वो सारे डिसीजंस और डायरेक्शंस होते हैं जो उस बिजनेस को, एचयूएफ के बिजनेस को मैनेज करने के लिए लिए जाते हैं। आते हैं मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या बोलता है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेफर टू अंडर सेक्शन 6 रेफर्स टू द सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। जो सेंट्रल कंट्रोल और मैनेजमेंट किया जाता है बिजनेस का वो कहलाता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। और इसमें क्या नहीं आता? नॉट टू कैरिंग आउट द डे टू डे बिजनेस बाय सर्वेंट्स, एम्प्लॉइज और एजेंट। बिजनेस के एम्प्लॉइज हैं, एजेंट है या सर्वेंट्स हैं, वो डे टू डे एक्टिविटीज कर, तो वो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते। दूसरी बात बेटा, बिजनेस जो है वो मे बी डन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से भी किया जा सकता है, बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में भी हो सकता है। Therefore, control and management of the business is said to be situated at a place where the head and brain of the adventure is situated. It means control and management उस business के लिए वो place मानी जाएगी जहां पर उस business से related decision लिए जाते हैं। ठीक है बच्चे, place of control may be different from the usual place of running the business। जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की प्लेस है वो अलग हो सकती है बिजनेस की प्लेस से। समझ गए क्या होता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? तो बेटा अगर क्रक्स में समझे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है? डिसीजंस लेना, वो सारी डायरेक्शन देना जो उस एचयूएफ बिजनेस को कंट्रोल कर सके, मैनेज कर सके। सर लेकिन अगर रेजिडेंट हो जाता है एचयूएफ तो क्या हम ये भी देखेंगे कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है? हाँ बेटा हम ये भी करेंगे, बट सर इसे चेक कैसे करेंगे? आइए बेटा समझते हैं कैसे करते हैं इसे चेक। उस केस में अगर एचयूएफ आपका हो जाता है रेजिडेंट तो हम रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशंस लगाने के लिए फिर हम चेक करेंगे कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस। और वो 2 कंडीशन याद करो बेटा, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी आरओआर एंड आरएनओआर के लिए 2 कंडीशन हुआ करती थी। और इन्हीं 2 कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे कर्ता पर। अगर कंडीशन अप्लाई करने के बाद कर्ता बन जाता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो एचयूएफ बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और अगर कर्ता बन जाता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो एचयूएफ भी बन जाएगा रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक बार एग्जांपल कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या बोलती है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 वो बताती है कि द बिजनेस ऑफ एचयूएफ इज ट्रांजेक्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। एक एचयूएफ है जिसका बिजनेस कहां से ट्रांजेक्शन हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया का। एंड ऑल द पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन देयर। ऑल द पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजन याद करो बेटा, पॉलिसी डिसीजन का मतलब है कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, यानी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। आगे उन्होंने बताया मिस्टर ई द कर्ता ऑफ एचयूएफ who was born in कोलकाता, जो कोलकाता में पैदा हुए थे, visits India during the previous year 2019-20 after 15 years। वो 15 साल बाद इंडिया में आते हैं। He comes to India on 1/4/19 and leaves for Australia on 1 December 2019। यानी वो इंडिया में कब आते हैं? 1 अप्रैल 19 को आते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए कब निकल जाते हैं? 1 December 2019। तो क्वेश्चन पूछता है डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ई एंड द एचयूएफ।
उन्होंने दो के स्टेटस पूछे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस, मिस्टर ई के और एचयूएफ के। आइए बेटा करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं मिस्टर ई का, और दूसरा किसका बताना है, एचयूएफ का। किस असेसमेंट ईयर के लिए, असेसमेंट ईयर है 2020-21। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन है, डिटेल्स हमें दी हुई है। फर्स्ट आते हैं मिस्टर ई का, चेक करते हैं मिस्टर ई के बारे में क्या डिटेल्स दी हुई क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बताया है सर मिस्टर ई जो है वो कोलकाता में बोर्न हुए थे और उसके बाद बोर्न होने के 15 साल बाद वो आज इंडिया में आ रहे हैं। तो बेटा याद करो 6(1) की कंडीशन, ये कौन सी एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है सर, ये एक्सेप्शन नंबर जो आपने बताई थी 2 उसमें फॉल कर रहा है। ठीक है बेटा, उसमें फॉल कर रहा है, यानी वो कम्स टू विजिट इन इंडिया, उसमें बताया गया था एक्सेप्शन 2 में, जब भी कोई पर्सन इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का आता है, कम्स टू विजिट इन इंडिया, तो उसके ऊपर 6(1) की आई कंडीशन लग जाती है। तो इस केस में हम देखेंगे सर रेजिडेंट कैसे होंगे मिस्टर ई, यानी 182 डेज और मोर उन्हें इंडिया में रहना चाहिए। कौन से असेसमेंट ईयर में, 2020-21, यानी प्रीवियस ईयर कौन से बेटा, 2019-20 प्रीवियस ईयर में उन्हें कम से कम 182 डेज रहना होगा। तो आइए बेटा देख लेते हैं कितने दिन रहे वो इंडिया में। उन्होंने बताया कि वो आए फर्स्ट 4, आए कब, 1 अप्रैल 2019 को वो इंडिया में आते हैं मिस्टर ई, और वो कब चले जाते हैं सर, वो चले जाते हैं 1 दिसंबर 2019 को, 1 दिसंबर 2019 को वो चले जाते हैं। तो कैलकुलेट करो बेटा कितने दिन वो इंडिया में रहे सर, वो रहे अप्रैल में रहे वो सर 30 डेज नहीं सर 29 रहेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट को आए हैं वो हम काउंट नहीं करते ना 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 ना। याद करो बच्चे, मैंने आपको बताया था ये जो डेट है वो अराइवल की डेट और डिपार्चर की डेट दोनों इंक्लूड होगी। सिर्फ और सिर्फ रूल 126 जहां पे एप्लीकेबल होगा वहां पर वो दो डेट इंक्लूड नहीं होती। और रूल 126 कहां पर एप्लीकेबल होता था, रूल 126 एप्लीकेबल होता था जब कोई इंडिविजुअल है मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। यहां पर क्या वो मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप है, नहीं सर वो मेंबर नहीं है। तो कितने दिन हो गए अप्रैल के हो गए सर 30 डेज, और मई में कितने डेज हो गए सर, मई में हो गए 31, जून में कितने हो गए बच्चे, जून में हो गए सर 30, और जुलाई में कितने हो गए, जुलाई में हो गए सर 31। ऐसे ही अगस्त में देखो बेटा, अगस्त में 31, सितंबर में देखो, सितंबर में सर 30, अक्टूबर में देखो, अक्टूबर में सर 31, नवंबर में देखो बेटा, नवंबर में हो गए सर 30, और दिसंबर में कितने हो गए, दिसंबर में हो गए सर 1 दिन। तो टोटल काउंट कर दो बच्चे कितना आ गया फटाफट से, तो सर ये आ रहे हैं 245 डेज, यानी कि सर 182 डेज से ज्यादा वो रह गए हैं तो रेजिडेंट हो गए। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब, 182 डेज से वो ज्यादा स्टे कर गए इंडिया में। कब, कौन से प्रीवियस ईयर में सर, प्रीवियस ईयर 1920 में वो जो है 182 डेज से ज्यादा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मिस्टर ई प्रीवियस ईयर 2019-20 के लिए क्या बन चुके हैं, रेजिडेंट। आधा क्वेश्चन हो गया, एक आंसर हमने दे दिया। अब बात करते हैं एचयूएफ की। एचयूएफ की देख लेते हैं, एचयूएफ रेजिडेंट कहलाएगा या नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। तो फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की पढ़ो बेटा। फर्स्ट लाइन क्या बोलती है सर, फर्स्ट लाइन बोलती है कि जो बिजनेस है एचयूएफ का वो ऑस्ट्रेलिया से ट्रांजिटेड किया जा रहा है और जितने भी पॉलिसी डिसीजन है वो वहीं पर लिए जाते हैं, वहीं यानी ऑस्ट्रेलिया में। तो सिंपल है मेरे बच्चे, ध्यान करो, जब भी हम एचयूएफ का रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट स्टेटस देखते थे तो क्या देखते थे कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहा है। तो इस केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहा है बच्चे, सर इस केस में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया से। तो सर इस केस में ये क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा सर। वेरी गुड, नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है इसके अफेयर्स का, एचयूएफ के बिजनेस का, वो कहां से हो रहा है, होली आउटसाइड इंडिया। ठीक है बेटा, समझ आ गया। आओ जरा फटाफट नेक्स्ट आईसीआई ने चार्ट दिया हुआ है, चार्ट देखते हैं क्या बोलता है। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स जो है एचयूएफ के वो इंडिया में होली या पार्टली सिचुएटेड है। अगर नहीं तो एचयूएफ क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। इन केस हाँ है तो एचयूएफ क्या बनेगा, रेजिडेंट। बट जैसे ही एचयूएफ रेजिडेंट बनेगा उसके बाद हम कर्ता पर अप्लाई करेंगे आरओआर एंड आरएनओआर वाली दो कंडीशंस। अगर वो दोनों कंडीशन फुलफिल कर देता है कौन, कर्ता, तो सर एचयूएफ हो जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है या दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं करता तो हमारा एचयूएफ क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। समझ आ गया। तो ये था हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ
HUF। आगे बढ़ते हैं, आगे है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म AOPs। याद करो बेटा, ध्यान करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि इंडिविजुअल और HUF के केस में होता है रेजिडेंट के दो कैटेगरीज, ROR, RNOR। जैसे ही इंडिविजुअल और HUF खत्म होता है उसके बाद AOP, कंपनी, फर्म, BOI, LLP एटसेट्रा, याद है उसके केस में सिर्फ दो कैटेगरीज होती है, या तो होते हैं वो रेजिडेंट या होते हैं नॉन रेजिडेंट। तो सिंपल, अगर AOP और BI का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर है, इंडिया में, होली और पार्टली सिचुएटेड है, तो वो क्या बन जाएंगे, रेजिडेंट। और इन केस होली आउटसाइड इंडिया, क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, तो वो बन जाएंगे नॉन रेजिडेंट। एज सिंपल एज दैट, खत्म हो गया बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज के केस में हम कैसे चेक करेंगे बेटा, सिंपली हम देखेंगे अगर कंपनी कोई इंडियन कंपनी है, अगर वो कंपनी कोई इंडियन कंपनी है तो वो क्या मान ली जाएगी, रेजिडेंट मानी जाएगी। और अगर कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है बट इसके प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, क्या बेटा, क्या, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसे तुम याद करो, बचपन में तुमने बहुत सारी पोएम सुनाई होगी, तो पोएम से इसे तुम याद करो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM, पोएम। यानी अगर उसके पोएम, उस कंपनी के पोएम जो इंडियन कंपनी नहीं है, उस साल इंडिया में है, उस साल कौन से साल, वो प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर के लिए हम उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं। तो यानी अगर उस कंपनी का, जो इंडियन कंपनी नहीं है, प्रीवियस ईयर में प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पोएम इंडिया में है, तो वो कंपनी क्या बन जाएगी, रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। इन केस पोएम उसके इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो क्या मान ली जाएगी, नॉन रेजिडेंट। सर ये पोएम क्या होता है बेटा, प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ एन एंटिटी एज अ होल आर सब्सटेंस इन मेड। यानी पोएम वो प्लेस होती है जहां पे की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं उस कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। बच्चे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं पोएम, ये हमारे फाइनल का पार्ट है। ठीक है बेटा, आ जाओ फटाफट से, जो ICI ने चार्ट दिया है उसके थ्रू समझते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस कंपनी का कैसे डिटरमाइन किया जाता है। फर्स्ट, इज द कंपनी एन इंडियन कंपनी, क्या वो कंपनी इंडियन कंपनी है? यस सर, वो इंडियन कंपनी है। तो बेटा बिल्कुल कुछ नहीं देखना, फिर उसे हम मान लेंगे कि वो रेजिडेंट कंपनी है। नहीं 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 सर, वो इंडियन कंपनी नहीं है। तो इंडियन कंपनी नहीं है तो बेटा आ जाओ सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन क्या बोलती थी, अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो अब उसके हम चेक करेंगे पोएम। पोएम मींस प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। और ये कौन से प्रीवियस ईयर के लिए चेक करेंगे? सर ये उस प्रीवियस ईयर के लिए चेक करेंगे जिस प्रीवियस ईयर में हम कंपनी के क्या देख रहे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है बच्चे, तो अब हम पोएम चेक करेंगे, क्या वो इंडिया में है पोएम? नहीं सर, वो इंडिया में नहीं है पोएम। तो बेटा उस प्रीवियस ईयर के लिए वो कंपनी क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट। नहीं 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 सर, है उस कंपनी की पोएम जो है वो इंडिया में ही है, तो बेटा वो कंपनी क्या बन जाएगी, रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी। ठीक है बच्चे, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आओ। नेक्स्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ लोकल अथॉरिटीज एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन। सेम बच्चे, सेम जो हमने एओपी फॉर्म बीओआई के केस में करा, बिल्कुल सेम है। इस केस में रेजिडेंट कब होगी ये, जब इसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पर हो, होली और पार्टली इन इंडिया में हो। और नॉन रेजिडेंट कब होगी, जब इसके कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली आउटसाइड इंडिया में हो। ठीक है बेटा, यहां तक हमने सीखा। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमारा सेक्शन 6(1), फटाफट से यहां तक हमने सीखा। तो आओ बच्चे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं जो अभी तक हमने सीखा। सेक्शन 6 हमें बताएगा रेजिडेंशियल स्टेटस, और सर सेक्शन 5 हमें बताएगा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहले हमने शुरुआत की सेक्शन 6 की। सेक्शन 6 ने डिफाइन किया कि टैक्स पेयर की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक होती है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होती है नॉन रेजिडेंट। उसके बाद हमने देखा सर इंडिविजुअल और एचयूएफ का हम कैसे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं। इंडिविजुअल और एचयूएफ का जब भी हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे तो सर हम उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट होगी रेजिडेंट, दूसरी होगी नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट को हम सर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। एक होगी हमारी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और एक होगी सर रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते हैं RNOR एंड ROR। ठीक है सर,
और नॉन रेजिडेंट में कोई कैटेगरी नहीं होगी। उसके बाद सर हम चेक कैसे करेंगे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो सेक्शन 6(1) ने बताई दो कंडीशन। क्या बताई बेटे? सर पहली कंडीशन 6(1)(i) की कंडीशन, उन्होंने बोला एक इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा अगर वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज के लिए रहता है। और दूसरी कंडीशन उन्होंने बताई सर कि अगर फर्स्ट कंडीशन को वो फुलफिल नहीं करता तभी हम सेकंड कंडीशन पे आएंगे। दूसरी कंडीशन में बोला सर आपने बताया था कि इसमें दो कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में भी दो कंडीशन है, A + B। ए वाली कंडीशन है कि या तो वो पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा हो, पिछले 4 सालों में 365 दिन रहा हो जो कि है एग्रीगेट, प्लस और रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में वो कम से कम 60 डेज रहा हो। तो सर ये वाली थी 6(1) की दो कंडीशन। के बाद हमने देखी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या बोलती है? एक्सेप्शन ने सर दो फर्दर कैटेगरी और डिफाइन कर दी। उन्होंने बोला अगर कोई इंडियन सिटीजन है, और इंडियन सिटीजन क्या है? एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप, तो उसके लिए कंडीशन लग जाएगी 6(1)(i) की। प्लस इसी में उन्होंने एक बात और बोली कि अगर वो इंडियन सिटीजन है और क्या कर रहा है? इंडिया छोड़ के जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है, किस पर्पस के लिए? फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तब भी सर हम उसके लिए 6(1)(i) की कंडीशन चेक करेंगे। दूसरी एक्सेप्शन क्या बोलती है सर? दूसरी एक्सेप्शन बोलती है सर अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन का है, कम्स टू विजिट ऑन इंडिया, क्या कर रहा है सर? कम्स टू विजिट ऑन इंडिया, इंडिया में आ रहा है, तो इसके लिए सर आपने बताया कि इसमें भी 6(1)(i) की कंडीशन लग जाएगी। वेरी गुड बेटा, ये हमने देखी सर इंडिविजुअल की कंडीशन। फिर सर आपने बताया कि हम ROR RNOR कैसे चेक करते हैं। आपने बताया सर दो कंडीशंस हैं, अगर दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं तो हम बन जाते हैं ROR, और अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन या दोनों कंडीशन नहीं फुलफिल कर पाते तो हम बन जाते हैं RNOR। वो दो कंडीशन कौन सी है बेटा? सर वो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन इंडिविजुअल पिछले 10 सालों में से किन्हीं 2 साल में रेजिडेंट रहा हो, और सर दूसरी कंडीशन यह है कि पिछले 7 सालों में वो इंडिविजुअल इंडिया में कम से कम 730 दिन रहा हो। तो सर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल कर देता है इंडिविजुअल तो वो बन जाता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि ROR। अगर वो सर दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल कर पाता है या दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाता तो सर वो बन जाता है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी RNOR। ठीक है सर, इतना हमें समझ आ गया इंडिविजुअल का। फिर सर आपने हमें बताया HUF के लिए हम कैसे डिटरमाइन करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस। HUF के लिए आपने बताया सर कि हम देखते हैं HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में सिचुएटेड है तो वो HUF बन जाएगा सर रेजिडेंट, और अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। इसके बाद सर आपने बताया कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या होता है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो होता है जहां पर की मैनेजमेंट डिसीजन लिए जाते हैं, यानी उस बिजनेस को रन करने के लिए, उस बिजनेस को चलाने के लिए जो हमारे मैनेजरियल डिसीजन होते हैं वो हमारे कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहलाते हैं। इसमें हमारे डे टू डे वाली एक्टिविटीज के डिसीजन जो होते हैं वो कवर नहीं होते सर। और आपने ये भी बताया कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर भी हो सकता है इंडिया से। आपने ये भी बताया कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहीं पर भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि उसके रजिस्टर्ड ऑफिस से ही मैनेज हो। आपने ये भी बताया कि बिजनेस दूसरी जगह हो सकता है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसी और जगह हो सकता है। ठीक है सर, इसके साथ साथ आपने सर एक बात और बताई कि जब भी हमारे HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा रेजिडेंट, तो उस केस में HUF के स्टेटस को डिटरमाइन करने के लिए कि वो ROR है या RNOR है, तो उस केस में सर हम चेक करेंगे कर्ता के ऊपर दो ROR एंड RNOR वाली कंडीशंस। अगर कर्ता सर वो दोनों एडिशनल कंडीशन फुलफिल कर देता है तो सर HUF मान लिया जाएगा ROR रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर अगर कर्ता नहीं फुलफिल कर पाता कोई दोनों में से एक भी कंडीशन या दोनों कंडीशन तो वो सर बन जाएगा HUF RNOR, यानी कि रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसके बाद सर आपने हमें पढ़ाया कि रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे देखते हैं, फर्म का या AOP BOIs का। तो उस केस में आपने बताया, हमें याद दिलाया कि सर AOP BOI कंपनी फर्म LLP एटसेट्रा के केस में सिर्फ दो ही कैटेगरी होती है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट।
रेजिडेंट को फर्दर कैटेगराइज नहीं किया जाता। तो यानी सर इसमें सिर्फ हम देखेंगे कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट है तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो होली और पार्टली इंडिया में होगा, तभी वो रेजिडेंट कहलाएगा। और सर अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वो होली आउटसाइड इंडिया होगा। ठीक है सर। उसके बाद आपने हमें बताया रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज में क्या बताया आपने? बताई सर दो बातें कि अगर कंपनी है इंडियन कंपनी तो वो ऑलरेडी मान ली जाएगी रेजिडेंट, और सर अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है तो उसके बाद हम देखेंगे पोयम। बचपन में पढ़ी थी पोयम, यहां पर भी पढ़नी है पोयम। पोयम का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। आपने बताया सर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो प्लेस है जहां पर की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन ले जाते हैं। इसके बाद आपने बताया कि हम रेजिडेंशियल स्टेटस, लोकल अथॉरिटीज और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के कैसे देखते हैं। आपने बताया कि सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को इस केस में भी देखा जाता है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसका होली और पार्टली इंडिया में है तो सर वो लोकल अथॉरिटीज या एजेपी बन जाएगा रेजिडेंट। इन केस होली आउटसाइड इंडिया है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट तो वो बन जाएगा नॉन रेजिडेंट। तो यहां तक हमें बिल्कुल समझ आ गया सर। थैंक यू सो मच। अरे बेटा रुको, तुमने इतनी मेहनत की, फटाफट से मुझे रिवाइज करा दिया सब कुछ। आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे जो बोलता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम। क्या होता है स्कोप ऑफ टोटल इनकम?